नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में कांवड़ यात्रा के मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही आपको बताते चले कांवड़ यात्रा को लेकर हर सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने यात्रा के रूट, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा भी लिया है। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी ने विशेष रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई व्यवस्थाओं और जलापूर्ति की समीक्षा की और कहा कि ये धार्मिक यात्रा उत्तर भारत की आस्था से जुड़ी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के मैनपाट में बीजेपी का 3 दिन का परीक्षण शिविर जो है वो शुरू हो चुका है। इस शिविर में पार्टी के सांसदों और विधायकों को संगठन, कार्यशैली और नीति से जुड़ी बातें सिखाई जा रही हैं। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी शिविर के जरिए नेताओं को आगामी रणनीतियों के लिए तैयार कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले, शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष अरुणदेव साय सभी इस संगठन में मौजूद रहे। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध है, खनन की अपार संभावना है। इन संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में खनन के से राजस्व अर्जन के साथ खनन और पर्यावरण में मध्य संतुलन पर भी विशेष जोर दे रही है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बेहतरीन सामंजस्य से प्रदेश में खनन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। तो वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने आज लुधियाना में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का दौरा किया और कंपनी के अधिकारियों से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल हो रही नई तकनीक और काम करने के तरीके के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना, जिसने पंजाब की तरक्की में बड़ी भूमिका निभाई है, वहां से मध्य प्रदेश में भी अच्छे निवेश प्रस्ताव आने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प भी दोहराया। संभावना है व्यापार व्यवसाय के लिए सभी को अमल यहाँ भी काम क्या कितने बड़ा आंकड़ा है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में दिल्ली के समग्र विकास को लेकर ठोस और समयबद्ध योजनाओं पर चर्चा की गई। खास तौर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जनहितकारी योजनाओं के विस्तार, डिजिटल सेवाओं को एकत्रित करने और दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को फिर से संवारने पर गंभीर विचार विमर्श भी हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, जनहित और आधारभूत ढांचे की रणनीति को लेकर एक अहम
बैठक सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुलाई गई। साथ ही इस बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जो है इस बैठक में जोर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सांस्कृतिक गरिमा संवारने की योजनाओं को लेकर भी इस बैठक में कई चर्चाएं की गई। साथ ही अधिकारियों के संग मिलकर सीएम रेखा गुप्ता ने ये बैठक जो है ली है। तो वहीं बिहार के गया में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, अगर परिवार का कोई सदस्य लिखकर दे दे कि कोई व्यक्ति बाहर गया है या पटना में रह रहा है तो उसकी सहमति मानी जाएगी, लेकिन अगर कोई बांग्लादेशी है या नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है तो उसका नाम हटेगा। राजद को गुंडागर्दी ही आता है और तो दूसरा कुछ आता नहीं है। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि उसका परिवार ये लिख के देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं, उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा, उसको धरती कोई नहीं बचा। तो वही केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास का दावा किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराया, कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत का ग्रोथ इंजन बनाया जा रहा है। इस संकल्प के साथ भारत सरकार काम कर रही है, जिसके आधार पर सामाजिक विकास या संरचना हो। साथ ही ऑटो राज्य नई उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश की तरक्की को लेकर कई बातें अहम कही गई। में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का हम लोग ग्रोथ इंजन बनाएंगे। उसी संकल्प के साथ भारत सरकार आगे कार्य कर रही है। 5 लाख करोड़ का निवेश पिछले 11 वर्षों में हो चुका है, जिसके आधार पर अधोसंरचना हो, सामाजिक विकास हो, 8 राज्यों में एक नई तीव्रता, एक नई विकास, एक नई उत्सुकता के साथ 8 राज्य आगे बढ़ रहे हैं। आज विकास की दर अगर देखा जाए तो जहां देश में 6, 6.5%, 7% का विकास का दर है, तो वहीं मंडी दौरे पर आई भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने साफ कहते हुए कहा कि नहीं, मेरे आज और साथ ही आपको बताते जयराम ठाकुर के बीच कोई नाराजगी नहीं है। हम दोनों एक ही पार्टी में हैं, हम सहयोगी हैं और हमारा एक ही लक्ष्य पार्टी के लिए काम कर रहा है। दरअसल पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पूर्व सीएम और कंगना रनौत के बीच काफी दिनों से चल रही तनातनी के बीच कंगना रनौत ने ये बयान दिया है। नाराजगी की बात नहीं है, हम एक पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग एक तरह से आप देखिए एक कुलीग हैं, तो हम लोगों का एक ही मकसद है पार्टी के लिए काम करना, और उसके सिवाय हमारा कोई और इंटरेक्शन नहीं है, कोई ऐसी कोई पुरानी दोस्ती या कुछ नहीं है। तो हमने वो काम कल बड़ी बखूबी से निभाया, आपने देखा। तो एज लॉन्ग एज वी आर प्रोफेशनल, वी हैव द सेम गोल, वी आर गुड। तो वहीं दिल्ली में आरएसएस की 3 दिन की प्रांत प्रचारकों की बैठक खत्म हो गई है। जब पूछा गया कि क्या इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई, तो आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि देश में जो घटनाएं हुई है, समाज की जो स्थिति है, और ऐसे में कई मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में अच्छा फीडबैक मिला है और लोग इस पर उत्साहित है। खासकर जिस तरह से आतंकी हमलों का जवाब दिया गया, उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि जो देश में घटनाएं हुई है या जो समाज की स्थिति है, उस पर विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुई, और स्वाभाविक रूप से उसके अलग अलग समाज में भी इसके बारे में जो एक उत्साह है कि किस तरीके से आतंक की घटना होने पर किस तरह से उनका एक जवाब दिया गया, इसके संदर्भ में भी फीडबैक सब लोगों से आया है।
या जो समाज की स्थिति है उस पर विस्तार। तो वहीं चमोली डीएम संदीप तिवारी ने कहा, भौगोलिक संस्थाओं ने चमोली उपमंडल के लिए भूस्खलन की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही आज सुबह भारी बारिश हुई, जिसके कारण नंदप्रयाग और उमटा में भूस्खलन की भी हुआ, जिससे साफ कर दिया गया है कि फिलहाल मौसम साफ है। यात्रा भी जारी है, जिसमें 29 मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का काम भी चल रहा है। लैंडस्लाइड से अधिक होने का अलर्ट प्राप्त हुआ है चमोली सब डिवीज़न के लिए। तो सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पे रहने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं और आज सुबह काफ़ी बरसात भी थी, जिससे नंदप्रयाग और उमट्टा में लैंडस्लाइड भी आया था, जिसे क्लियर कर दिया गया NHIDCL द्वारा। और वर्तमान में जनपद का मौसम क्लियर है और यात्रा भी सुचारू है। जनपद में अभी 29 मार्ग अवरुद्ध हैं लैंडस्लाइड से, जिनको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, मौसम को बिगड़ता देख मौसम विभाग के तहत अधिकारियों के तहत एक अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो वहीं श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र काल, और जब बात बाबा भोले की हो तो काशी की महिमा अपने आप में मुखर हो उठती है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी की हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं काशी विश्वनाथ धाम की उन व्यवस्थाओं की ओर, जो श्रावण के इस शुभ काल में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए की गई हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हर वर्ष सावन के महीने में जब आकाश में बादल गहराते हैं, जब धरती पर पहली बूंद गिरती है और हरियाली लहलहाने लगती है, ठीक उसी समय काशी नगरी में आरंभ होता है शिव आराधना के महोत्सव का। इस बार भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु देश भर से लाखों श्रद्धालुओं का रुख एक ही दिशा में है, श्री काशी विश्वनाथ धाम। श्रद्धा, सुरक्षा और सुगमता तीनों के संतुलन के साथ प्रशासन ने की है सुसंगठित तैयारियां। चलिए विस्तार से जानते हैं इस बार के श्रावण मास की व्यवस्थाएं और महत्ता को। काशी वो नगर जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बनती है, जहां हर श्वास में शिव का वास है, यहीं स्थित है श्री काशी विश्वनाथ धाम। भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे प्राचीन और जागृत स्थल। श्रावण मास आते ही ये धाम भक्तों से गूंजने लगता है। हर साल की तरह इस बार भी अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन और न्यास द्वारा की गई तैयारियां बेहद विस्तृत हैं, ताकि श्रद्धालुओं को न सिर्फ दर्शन प्राप्त हो, बल्कि यात्रा उनके लिए सुरक्षित, सुगम और स्मरणीय बन सके। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के प्रवेश हेतु कुल 5 प्रमुख द्वार निर्धारित किए गए हैं। गेट नंबर 4, नंदू फेरिया, ढूढ़ीराज और सरस्वती फाटक। हालांकि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ललिता घाट से प्रवेश को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। श्रावण के 4 सोमवार इस बार विशेष श्रृंगार से सुशोभित होंगे। 14 जुलाई को चल प्रतिमा श्रृंगार, 21 जुलाई को गौरी शंकर श्रृंगार, 28 जुलाई को अर्धनारीश्वर श्रृंगार और 4 अगस्त को रुद्राक्ष श्रृंगार। इस सब के बाद 9 अगस्त पूर्णिमा को विशेष झूला श्रृंगार किया जाएगा।
जो बाबा की अनुपम छवि को प्रकट करेगा। श्रद्धालुओं से मंदिर न्यास का निवेदन है कि केवल कतारबद्ध दर्शन की प्रक्रिया को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विशेष दर्शन या प्रोटोकॉल की अनुमति इस अवधि में नहीं होगी। किसी भी एजेंट, दलाल या भ्रम में पड़ने से बचें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी साझा की है। सुनिए। श्रावण मास में श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो तैयारियां हर वर्ष होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा एसओपी बना हुआ है। उसी एसओपी के आधार पर यहाँ जो महाकुंभ का पलट प्रवाह की भीड़ थी, जो गत वर्ष का सावन था, सावन मास की जो भीड़ थी, इसको पूरे को कंट्रोल किया गया है। पूरे को रेगुलेट करते हुए इंसिडेंट फ्री सारे अभी तक सारे जो हमारे पर्व रहे हैं, बीते हैं, तो उसी एसओपी का पालन पुनः किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की जो अवांछनीय घटना है वो ना होने पाए और हम पूरी तरह से श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्थाएं दे सकें। जो उसमें व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं उसके अंतर्गत जो एंड टू एंड बैरिकेडिंग है, जर्मन हैंगर्स हैं, मिस्ट फैन इंस्टॉल किए जाते हैं, 5 स्थानों पर चिकित्सा हेल्प डेस्क लगती है, साथ में एक आरोग्य केंद्र हमारा होता है, सभी जगह शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। हमारे पास एम्बुलेंस है, उसमें एक एम्बुलेंस हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली भी है, वो लगातार अपनी ड्यूटी पर डिप्लॉय रहेगी। बच्चों के लिए, वृद्धजनों के लिए, निःशक्तजनों के लिए समय समय पर जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, बिस्किट हो गया, इसका भी वितरण समय समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पेयजल के काउंटर होते हैं, वहाँ भी गुड़ की व्यवस्था होती है, इससे ग्लूकोज की कमी किसी की बॉडी में ना होने पाए। ग्लूकोज का घोल, वायरस का घोल, ये सब भी लगातार उपलब्ध कराया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो दुग्धपान केंद्र हैं, वह भी स्थापित किए जाते हैं। इस बार भारी भीड़ के दृष्टिगत मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि खाली पेट कतार में न लगे। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। धाम में कुछ वस्तुएं पूरी तरह निषिद्ध घोषित की गई हैं। बैग, मोबाइल, पेन, धातु की वस्तुएं आदि। निःशुल्क बैगेज काउंटर इस बार भारी भीड़ के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे, अतः ये वस्तुएं साथ न लाएं या अपने ठहरने के स्थान पर ही छोड़ दें। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी मंदिर न्यास पूरी तरह सजग है। कुल 5 स्थलों पर मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। 3 पाली में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और 2 एम्बुलेंस, जिनमें एक ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट युक्त 24/7 सक्रिय रहेगी। भीड़ में खो जाने या बिछड़ जाने की स्थिति में 6 स्थानों पर खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। मंदिर प्रांगण, शंकराचार्य चौक, गेट नंबर 1, 2, 3 और ललिता घाट। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ मदद को तत्पर रहेगा। वृद्ध, दिव्यांग, अशक्त और छोटे बच्चों के लिए गोदोलिया से मैदागिन तक निःशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे वे दर्शन के लिए सुविधा पूर्वक पहुँच सके। धाम परिसर में समय समय पर ग्लूकोज, ORS, बिस्किट, टॉफी और पेयजल जैसी सूक्ष्म जलपान की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही गुड़ वितरण भी किया जाएगा। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये सेवाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी। पूरे धाम क्षेत्र में PA सिस्टम द्वारा सूचना प्रसारण की व्यवस्था रहेगी, ताकि हर आवश्यक दिशा निर्देश श्रद्धालुओं तक समय रहते पहुंच सके। और उन श्रद्धालुओं के लिए जो किसी कारणवश काशी नहीं आ पा रहे हैं, स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर भगवान विश्वनाथ की आरती और श्रृंगार के डिजिटल दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती, पर व्यवस्था की सीमाएं जरूर होती हैं। और जब श्रावण जैसा पर्व हो, तब वह श्रद्धा व्यवस्था के अनुशासन में और भी दिव्य हो जाती है। बाबा विश्वनाथ सब पर कृपा बनाए रखे और काशी यूं ही शिवमय बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। सावन के आस्था के सैलाब में जब पूरा उत्तर भारत, आपको बताते चले कि सावन के आस्था के सैलाब में जब पूरा उत्तर भारत कावड़ के रंग में रंग जाता है, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड पर आ टिकती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा घाट ये सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की जमीन पर अब टेस्टिंग ग्राउंड बन चुके हैं। इस बार कावड़ यात्रा को लेकर राज्य खासा तैयारियों में जुटा है, जहां इस बार निगरानी नव नेत्र से होगी। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सावन की शुरुआत होती ही भारत के दिल में आस्था की एक विराट धड़कन सुनाई देने लगती है। वो धड़कन जो करोड़ों कदमों की गूंज में बदल जाती है। और हर साल जुलाई के महीने में वही आस्था का सैलाब उतरता है उत्तर भारत की सड़कों पर। 2 से 3 करोड़ कावड़िए सिर पर गंगा जल लिए भाव भरे मन से शरीर को तपाते कदमों के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री की ओर प्रस्थान करते हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, उत्साह और अनुशासन की जटिल संगम यात्रा है।
मगर इस बार 2025 की कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि तकनीक और सुरक्षा की नई कसौटी पर खड़ी है। हरिद्वार में इस बार सिर्फ कांवड़िए नहीं दिखेंगे, हवा में निगरानी करता नभ नेत्र भी रहेगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन अब घाटों, पुलों, जाम ग्रस्त सड़कों और भीड़ वाले क्षेत्रों की आंख बन चुका है। लाइव वीडियो फीड सीधे राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों तक पहुंचेगी, जहां हर फ्रेम को सुरक्षा विशेषज्ञ गहनता से स्कैन करेंगे। ये पहली बार है जब कांवड़ यात्रा जैसे जनसैलाब में निगरानी का एक ऐसा तकनीकी तंत्र तैनात किया गया है जो न केवल भगदड़ जैसी त्रासदियों को रोकने में मदद करेगा बल्कि किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि पर सटीक निगाह बनाए रखेगा। इस विशाल आस्था आंदोलन की सुरक्षा सिर्फ राज्य पुलिस तक सीमित नहीं, उत्तराखंड पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश की फोर्स, पैरामिलिट्री बटालियन, होमगार्ड, जल पुलिस और आपदा मित्र मिलकर एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें हरिद्वार में पहले से तैनात रहेंगी, जबकि एसडीआरएफ और आपदा मित्र गंगा घाटों पर पल पल निगरानी रखेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से आने वाले लाखों यात्रियों की हर सांस का ख्याल रखने के लिए हर मोर्चे पर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा अब आस्था के साथ साथ प्रबंधन की परीक्षा भी बन चुका है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकाल में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी IRS की अधिसूचना जारी की गई। IRS दरअसल एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में सबसे प्रभावी और तेज रिस्पांस देती है। कांवड़ यात्रा जैसी विशाल जन घटना में जहां पल भर में स्थिति बदल सकती है, वहां IRS के सिद्धांत अब प्लानिंग के केंद्र में रखे जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर जिले की योजना इसी प्रणाली के अंतर्गत तैयार की जाए, ताकि यात्रा में किसी आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित और व्यवहारिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जल पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, गोताखोरों की टीमों को तैनात किया जा रहा है और संवेदनशील घाटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कांगड़ा घाट समेत कई प्रमुख घाटों पर सुरक्षा बलों के साथ 60 से अधिक प्रशिक्षित आपदा मित्र भी तैनात होंगे, जो न सिर्फ दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता करेंगे बल्कि लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की जानकारी भी देंगे। ये व्यवस्था न सिर्फ पेशेवर है बल्कि भावनात्मक भी, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, श्रद्धालुओं की आस्था की गरिमा बनाए रखने का भी है। हर साल सावन आते ही देश की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित धार्मिक यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर आ जाता है, और वो है एक ऐसी यात्रा जिसमें ना धर्म रुकता है, ना भावना थमती है और ना ही कदम ठहरते हैं। लाखों नहीं करोड़ों कांवड़िए उम्र, जाति, भाषा और भूगोल की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर की ओर बढ़ते हैं और उनका लक्ष्य होता है सिर्फ एक पवित्र गंगा जल लेकर अपने शिवालयों तक पहुंचना। लेकिन जहां श्रद्धा हो वहां भीड़ होती है, और जहां भीड़ होती है वहां चुनौती भी होती है। चुनौती सुरक्षा की, व्यवस्था की और आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की। 2025 की कांवड़ यात्रा सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि इसमें करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे, बल्कि इसलिए भी है कि यात्रा तकनीक और प्रबंधन के सबसे आधुनिक मॉडल पर चलने जा रही है। ये यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रदर्शन है, ये अब एक आधुनिक भारत का परीक्षण भी है, जो परंपरा को भविष्य के उपकरणों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इस साल की कांवड़ यात्रा नई मिसाल बनेगी? जवाब हर कदम के साथ लिखा जा रहा है। हरिद्वार की गलियों में, गंगा के घाटों पर और उन कंधों पर जो गंगा जल का भार नहीं, आस्था का भरोसा उठाए हुए हैं। हरिद्वार की हवाओं में जब बोल बम की गूंज गूंजती है, तब ये साफ हो जाता है कि कांवड़ यात्रा कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि जनमानस का एक सजीव प्रयोग है, जहां श्रद्धा, अनुशासन और समर्पण एक रेखा में चलते हैं। इस साल जब 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, तब नजारे भी खास होंगे और इंतजाम भी। सावन की यात्रा इस बार तकनीक, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की कसौटी पर कहीं ज्यादा तैयार है, मगर याद रखिए, हर व्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है जितनी श्रद्धा उसमें भाग लेने वालों की होती है। सावन की इस यात्रा में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है अनुशासन। लाखों लोगों की ये आस्था एक संरचना बनाती है।
और इस संरचना को संभालना अब प्रशासन और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब गंगा के जल को लेकर कोई चलता है तो सिर्फ पानी नहीं, पूरा विश्वास उठाए चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट RN। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।